क्या वो इतिहास जो हमें पढ़ाया था वो आधा अधूरा सच था? इतिहास बदलने जा रही है सरकार, उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या ऐतिहासिक गलतियों को सुधार करने जा रही है सरकार? बचपन में स्कूल की किताबों में हम सब ने जिस अकबर को महान पढ़ा था, अब कहा जा रहा है कि वो कहानी बदली जा रही है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये उन किताबों को बदलने की बात है जो दशकों से न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाई जा रही थी। एक पूरा नजरिया, एक पूरी सोच बदली जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो इतिहास जो हमने पढ़ा था वो आधा अधूरा सच था, या आज जो इतिहास लिखा जा रहा है उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? सरकार ने उन किताबों में बदलाव किए हैं जिनमें मुगल शासकों को महान बताया जाता था, तो अब अकबर के बारे में ऐसा क्या पढ़ा जाएगा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे? आज हम इसी पड़ताल करेंगे, सच और विवाद दोनों को आपके सामने रखेंगे। ये कोई किताबों का बदलाव नहीं है, ये हमारे और आपके सोचने के तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। हम आपके लिए इसी विषय पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां आपको रिपोर्ट मिलता है बेबाक बेधड़क। दोस्तों जरा सोचिए, एक बादशाह जिसे आप सहनशीलता और कला का प्रतीक मानते आए, अचानक उसकी छवि एक ऐसे क्रूर शासक की बना दी जाए जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हों। जी हां, बात हो रही है जलालुद्दीन अकबर की। सालों तक एनसीईआरटी की किताबों में हमें पढ़ाया कि अकबर एक दूरंदेशी, सेक्युलर और एक महान सम्राट था। हमें उसके दीने इलाही और राजपूत नीति के बारे में बताया गया और ये छवि बनाई गई कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसे एक हीरो की तरह पेश किया गया। ये वो इतिहास था जिसे पढ़कर हम बड़े हुए हैं और शायद ही कभी हमने इस पर सवाल उठाया। लेकिन क्या ये पूरा सच था या सिक्के का एक ही पहलू हमें बताया गया? दोस्तों, अगर आप पुरानी किताबों को पलटकर देखें तो अकबर का चैप्टर किसी हीरो की कहानी जैसा लगता था। उसके राज में सब कुछ शानदार था, कला, साहित्य, संगीत का सुनहरा दौर। एक ऐसा राजा जो हर धर्म की इज्जत करता था, जिसने जजिया टैक्स हटाया और हिंदुओं को अपने दरबार में बड़े बड़े पद दिए। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक साइड है। उस किताबों ने बड़ी सफाई से उन किस्सों को नजरअंदाज कर दिया जिनमें अकबर की क्रूरता का जिक्र था। उन्होंने हमें ये तो बताया कि अकबर ने इबादत खाना बनवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसी अकबर ने चित्तौड़ की जीत के बाद क्या किया था। उन्होंने हमें पढ़ाया कि अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से शादी करके रिश्तों को सुधारे, लेकिन हमको सिक्के का दूसरा पहलू कभी ठीक से नहीं बताया। ये एक तरफा पॉजिटिव छवि शायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश जहां कुछ हमलावरों को राष्ट्र निर्माता के तौर पर दिखाया जा सके, भले ही इसके लिए उनको काले कारनामों पर पर्दे डालने पड़े। दशकों तक यही चलता रहा और इतनी कहानी को सबसे बड़ा हीरो था अकबर द ग्रेट। लेकिन अब पासा पलट चुका है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ रखी गई। सरकार का तर्क था कि भारत का इतिहास वामपंथी और इतिहासकारों ने लिखा है, जिन्होंने भारतीय नायकों को छोटा दिखाया और हमलावरों का महामंडन किया। सालों तक यह बहस की बात रही। आखिरकार एनसीईआरटी के नई किताबों की तैयार की रहे
2025-26 के सेशन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। और इन नई किताबों ने एक बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ कुछ चैप्टर का बदलाव नहीं है, ये नजरिया का बदलाव है। एनसीईआरटी ने साफ कर दिया है कि इन बदलावों का मकसद छात्रों को एक संतुलित और तथ्यों पर आधारित इतिहास पढ़ाना है। यह एक टर्निंग पॉइंट इसीलिए है क्योंकि इस बार सरकार आधिकारिक तौर पर उस इतिहास को चुनौती दे रही है आजादी के बाद पढ़ाया जा रहा था। ये सिर्फ अकबर के नाम को महान शब्द हटाने की साजिश नहीं है, बल्कि पूरे मुगलों को एक नए और आलोचनात्मक नजर से देखने की कोशिश है। सरकार और उसके समर्थक इसे ऐतिहासिक गलतियों को सुधार कह रही है। तो चलिए अब उस सबसे बड़ी सवाल आता है कि आखिर क्या बदलाव किया है। नई एनसीईआरटी की किताबों में खासकर कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब अकबर की एक ऐसी छवि पेश की करती है जो महान से कहीं ज्यादा जटिल है। पहले अकबर को एक सहिष्णु शासक के रूप में पढ़ाया जाता था। नई किताब में अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल बताया गया है। इसका मतलब है कि वो जरूरत से हिसाब से अपनी नीतियों बदलता था, कभी सहिष्णुता और कभी बेहद क्रूर। इसका सबसे बड़ा सबूत चित्तौड़गढ़ की विजय को बताया गया है। पुरानी किताबों में यह सिर्फ एक सैन्य की जीत थी, लेकिन नई किताबों में लिखा है कि चित्तौड़ के विजय के बाद अकबर ने लगभग 30,000 निहत्थे नागरिकों को और किसानों को नरसंहार करने की आदेश दिया था। हालांकि मारे गए लोगों की संख्या को लेकर इतिहासकारों में हमेशा बहस रही है। नई किताबों में अकबर का एक कठिन बयान भी उल्लेख किया है, जिसमें वो कहता है काफिरों को मारकर इस्लाम की स्थापना की थी। अकबर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया था। अब नई किताबों में बदलाया गया है कि जजिया हटाने का श्रेय उसे दिया तो जाता है, लेकिन ये नीति हमेशा एक जैसी नहीं रही और अक्सर राजनीतिक फायदों के लिए बदलती थी। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि अकबर ने जजिया टैक्स अपने शासन के शुरुआती दौर में हटाया था, जब उनकी सत्ता पूरी तरह मजबूत भी नहीं हुई थी। अब अकबर द ग्रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। उसे एक कुशल प्रशासक और रणनीतिक सम्राट के रूप में दिखाया गया है, जो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीतियों से लेकर क्रूरता तक किसी भी हद तक जा सकता था। अब छात्रों को एक ऐसा अकबर पढ़ाया जाएगा जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों होगी। यह बदलाव सिर्फ अकबर तक सीमित नहीं है। एनसीईआरटी के पूरे मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत के इतिहास के नए सिरे से पेश किया है। एक मुगल राजा बाबर, अब तक बाबर को सिर्फ मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताया जाता था। अब नई किताबों में उसे एक बर्बर और निर्दयी हमलावर भी बताया गया है। किताबों में लिखा है कि वो जीते गए शहरों में लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बनाता था। हालांकि किताबों में उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक रुचियों का भी जिक्र है। दूसरा मुगल राजा है औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर विवाद हमेशा से था। पुरानी किताबों में उसे कट्टर शासक तो बताया गया था, लेकिन अकबर उसकी नीतियों को राजनीतिक मजबूरियों का नतीजा कहा जाता था। अब नई किताबों में औरंगजेब को साफ तौर पर एक ऐसे शासक के रूप में दिखाया गया है जिसे मंदिरों, गुरुद्वारों को नष्ट किया, और किताब में बताया गया कि मथुरा और सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ने का स्पष्ट उल्लेख है, और यह भी बताया गया कि उसने गैर मुस्लिमों को जजिया कर फिर से लगाया था। इन बदलावों का संदेश साफ है। अब इतिहास को सिर्फ शासकों की नजर से नहीं, बल्कि उन लोगों की नजर से भी देखने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने उस दौर में अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव झेले। अब फोकस सिर्फ विदेशी हमलावरों पर नहीं, बल्कि भारत के अपने राजवंशों जैसे मौर्य, गुप्त और सातवाहन पर भी बढ़ाया जा रहा है। आखिर इन बड़े बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी?
सरकार और एनसीईआरटी का पक्ष है हम इतिहास नहीं बदल रहे, हम ऐतिहासिक भूलों को सुधार रहे हैं। उनका पहला तर्क संतुलन का है। समर्थकों का कहना है कि दर्शकों को वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासकों की क्रूरता पर पर्दा डालकर सिर्फ उनकी कला और प्रशासन की तारीफ की। नई किताबों में इस असंतुलन को ठीक कर दिया है, जहां शासकों के अच्छे कामों के साथ साथ उनके क्रूरता के पक्ष को भी सामने रखा गया है। दूसरा बड़ा तर्क है सच्चाई सामने लाना है। समर्थकों का दावा है कि चित्तौड़गढ़ के नरसंहार में या मंदिरों का विध्वंस ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें जानबूझकर किताबों से दूर रखा गया। उनका मानना है कि बच्चों को अपने देश का हर तरह का सच जानने का हक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा है। इस विचारधारा को मानना है कि भारत का असली इतिहास उसके अपने नायकों महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज का इतिहास है, न कि विदेशी हमलावरों का। यह बदलाव उस नैरेटिव का पलटने की एक कोशिश है। संक्षेप में सरकार का यह पक्ष है कि इस इतिहास का भारतीयकरण है, न कि भगवाकरण। जैसे ही इन किताबों के बारे में सामने आई, देश में एक नया तूफान खड़ा हो गया, जिसमें बड़े बड़े इतिहासकारों ने इन बदलावों को इतिहास के साथ छेड़छाड़ और शिक्षा का भगवाकरण का आरोप लगाया। आलोचकों का पहला आरोप है कि बदलाव ईमानदारी से नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा के तहत किए गए हैं। उनका कहना है कि इतिहास को हमारे नायक बनाम उनके खलनायक में बांटा जा रहा है। दूसरा आरोप गंगा जमुना तहजीब कैसे विकसित हुई। तीसरा इन बदलावों के सामाजिक परिणामों पर भी चिंता जताई जा रही है। कुछ संगठकों को डर है कि इस तरह का इतिहास नई पीढ़ी को मन में एक खास समुदाय के लिए नफरत पैदा कर सकता है। हालांकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में एक चेतावनी छापी है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इस तरह के नैरेटिव पे समाज पर खराब असर पड़ना स्वाभाविक है। तो इस पूरी बहस का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक पक्ष में देखें तो शायद छात्र इतिहास को लेकर ज्यादा सवाल पूछने वाले और आलोचनात्मक बनेंगे। वो समझेंगे कि इतिहास में कोई सिर्फ हीरो या विलन नहीं होता, बल्कि हर किरदार के कई पहलू होते हैं। उन्होंने शायद अपने भारतीय नायकों के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा, जिससे उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। खतरा है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का अध्ययन न रहकर विचारधाराओं की लड़ाई का मैदान बन जाएगा। छात्र यह देखने लगेगा कि कौन सा तथ्य हमारे पक्ष का है और कौन सा पक्ष का जो सामाजिक ताने बाने के अच्छा नहीं है। इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन किताबों को किस भावना से पढ़ाया और सिखाया जाता है। क्या इसे अतीत से बेहतर ढंग से समझने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या इसे वर्तमान की राजनीतिक लड़ाइयों का हथियार बना दिया जाता है? अब तो भविष्य ही देगा। लेकिन यह तय है कि भारत में इतिहास का पढ़ाई हमारे हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो मुद्दा यह है कि एक तरफ दावा है कि दशकों से पढ़ाए जा रहे एक तरफा इतिहास को ठीक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आरोप है कि इतिहास को राजनीतिक एजेंडे के तहत बदला जा रहा है। क्या ये इतिहास का शुद्धिकरण है या भगवाकरण? क्या अकबर उतना ही क्रूर था अब बताया जा रहा है, या ये उसकी छवि को खराब करने की कोशिश है? क्या हम अपने बच्चों को ज्यादा सच्चा इतिहास दे रहे हैं या उन्हें नफरत की राजनीति का पहलू पढ़ाया जा रहा है? यह सवाल आसान नहीं है और उसके जवाब भी शायद सीधे नहीं है। हमने आपके सामने
दोनों पक्ष तथ्य और विवाद रख दिए हैं। अब सोचना आपको है, आपकी इस बात पर क्या राय है? आपने अपने स्कूल में अकबर के बारे में क्या पढ़ा था और आपको क्या लगता है कि इतिहास में यह बदलाव सही है या गलत? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। एक ऐसी बहस जिसने भारतीयों को शामिल होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।